हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में आपका स्वागत है। और छात्रों, जैसे आपको पता है कि हम 10वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के पाठ नंबर 2 संघवाद का पाठ नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ रहे हैं संघीय सरकार के बारे में, एकात्मक सरकार के बारे में। इनकी मैंने डिटेल से नॉलेज दी और आपने भी 2 दिनों में पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो आज हम इनके जो खास महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो इस पाठ के इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की डिटेल से चर्चा करेंगे आपके बीच में। और आप लोगों का निमंत्रण है इस चर्चा में भागीदार होने के लिए। तो आओ चले हम करते हैं चर्चा इसी विषयों पर। सबसे पहला विषय है, पहला प्रश्न आपका, स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। हम बार बार बातें कर रहे हैं कि संघीय शासन। तो ये संघीय शासन की बार बार मैंने परिभाषा बता दी, बार बार बताना उचित नहीं समझता, लेकिन इसके साथ जो इसकी खास विशेषताएं क्या है, खास बातें क्या, उनकी चर्चा करेंगे हम। तो पहले है बहुसूत्रीय शासन पद्धति की पहली विशेषता तो यही है कि स्टूडेंट्स, जो संघीय शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बहुदलीय शासन पद्धति होती है। सिर्फ केंद्रीय शासन नहीं करता, एक सरकार शासन नहीं करती, बल्कि बहुत सत्रों पर शासन होता है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यदि हम भारत के मामले में कहें तो भारत में तीनों प्रकार के शासन व्यवस्था में है। बेल्जियम की बात करें तो हम केंद्र और राज्य शासन व्यवस्था है, यानी 2 या 2 से अधिक स्तरों पर यदि शासन व्यवस्था उसे संघीय सरकार कहते हैं। तो इसका मतलब पहली विशेषता इसकी ये है कि बहुत सारे सत्रों पर इसमें सरकार पाई जाती है। दूसरा, सरकारों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र। जो संघीय सरकार होती है उसमें अलग अलग क्षेत्र दिए होते हैं कि केंद्र सरकार किन विषयों पर बातें की, कौन से उसके अधिकार क्षेत्र हैं, कौन से उसके कार्य हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के कौन से कार्य, राज्य के सरकार के कौन कौन से क्षेत्र हैं। और इसी प्रकार जो हमारी स्थानीय सरकार है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन कौन पर काम करेगा। तो इनको हमने अलग अलग कार्यों को और अधिकारों को अनुसूचियों में बांटा हुआ है। जैसे कि केंद्र सरकार के पास अनुसूचित 17 विषयों पर कानून बनाने और कार्य करने अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि राज्य पर 62 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्यों का ही कानून बनाना, विकास कार्य करना, खर्च करना, ये सब इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा 52 विषय ऐसे हैं जो उनसे केंद्र राज्य सरकार दोनों के मिले जुले होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहां पर सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति शासन की अवस्था में सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन को चलाती है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अगली है शक्तियों का बंटवारा। तो स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां एकात्मक सरकार में केंद्र के पास होती हैं, जबकि जो अपनी ये जो संघीय सरकार है इसमें जो शक्तियां होती हैं वो कुछ केंद्र सरकार के पास होती हैं, कुछ विषयों की, और कुछ विषयों के अधिकार और क्षेत्र राज्यों के पास होते हैं। कुछ शक्तियां विषय ऐसे होते हैं जिन पर दोनों की मिला जुला अधिकार होता है। इसके बाद संविधान संशोधन के प्रावधान। संविधान संशोधन का प्रावधान वो केंद्र सरकार के पास प्रमुख रूप से होता है, लेकिन राज्य की कोई अधिकार क्षेत्र की बात है तो वहां राज्य स्तर पर भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन संविधान का संशोधन हमेशा केंद्र सरकार, बड़ी सरकार ही करती है। और जब 2 राज्यों के झगड़े की निपटारे की बात आ जाए तो वहां भी केंद्र सरकार का सर्वमान्य होता है। इसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका को जो संघीय व्यवस्था है इसमें ये एक प्रावधान किया होता है कि संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाए प्रावधानों 2/2 बहुमत से। और इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए, जबकि विधानपालिका का कार्य है कि कानूनों को बनाना और कार्यपालिका का कार्य लागू करना। मेन काम कार्यपालिका का होता है सारी व्यवस्था को चलाना, लागू करना, काम करना। और यदि इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका सुलझाना करना न्यायपालिका। न्यायपालिका पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र होती है, इसकी स्वतंत्रता दी होती है ताकि कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई गड़बड़ी न हो सके।
इसके बाद स्टूडेंट्स ये थे आपकी 5 विशेषताएं संघीय शासन की जो खास खास थे। इसके अलावा और भी आपके दिमाग में हम लिख सकते हैं, लेकिन खास यही थी बहुसूत्रीय शासन प्रणाली, सरकार को बीच अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का बंटवारा, सिद्धांत संशोधन के प्रावधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि 73वें संशोधन संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषता लिखिए। 1992 में एक संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी और संविधान में एक बहुत भारी बड़ा संशोधन हुआ था। वो 73वां संशोधन था। उस संशोधन में क्या क्या खास बातें थी तो देखिए, संशोधन में सबसे एक पहले नियमित चुनाव। जब ये पंचायत के चुनाव, स्थानीय सरकार के चुनाव होते थे, वो नियमित रूप से नहीं होते थे, कभी करवा लिए, कभी मना कर दी, कभी वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता था या केंद्र सरकार पर डिपेंड करता था। लेकिन जैसे ही ये 73वां संशोधन लाया, इसके अनुसार नियमित कर दिए गए हर 5 साल के बाद स्थानीय, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम के हो, हर 5 साल के बाद चुनाव करवाए जाएंगे, ये निश्चित कर दिया गया। दूसरा था अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण। इसमें 73 संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड के लिए सीटों का स्थानीय स्तर पर सीटों का बंटवारा कर सीटें को आरक्षण दिया गया। उनको की कितनी सीटें, महिलाओं को आरक्षण दिया गया और इन जातियों के लिए आरक्षण किया गया कि कितनी सीटें हैं, किस हिसाब से वो सारा। नंबर 3 महिलाओं का आरक्षण। इसमें संशोधन के अनुसार, क्योंकि इससे पहले महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी और पढ़ी लिखी थी तो भी वे इसमें इलेक्शन वगैरह में कोई भागीदारी नहीं लेती थी, शासन के कार्य में भागीदारी नहीं लेती थी। लेकिन जो जो जमाना बदलता गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता गया, मतलब लेडीज को अपने कानून अधिकारों का पता लगता गया और इसके तरफ जागरूकता आई, तो इसमें कानून के अनुसार 33% जरूरी कर दिया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% आरक्षण कर दिया गया। इसके बाद जो 73वें संशोधन में नंबर 4, 73 संशोधन में स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। इससे पहले स्वतंत्र रूप से राज्य आयोग नहीं था। जो स्थानीय शासन चलाते हैं उनके लिए चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही काम करता था। लेकिन फिर भी क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी कंडीशनें हैं, अपने अपने तरीके, कभी वहां की भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, भाषाई है, विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं के कारण देखते हुए हर राज्य के लिए अलग अलग राज्य चुनाव आयोग बनाए गए, ताकि उनकी जल व्यवस्थाओं को देखते हुए, उनकी जलवायु या जो विभिन्नताओं को देखते हुए वहां का मैनेजमेंट वो सरकार कर सके। तो इसलिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद वित्तीय स्वायत्ता का भी स्थापना की गई। धन की अनुदान देने के लिए जो स्थानीय स्वशासन है उनके लिए वित्तीय राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रदान करेगी। कितना % राज्य सरकार भेजेगी और कितना इसमें राज्य सरकार भेजेगी, प्रावधान का जिक्र किया गया। इन बातों का संशोधन में किया गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 73 संशोधन था, वो इसमें भारी संशोधन लेके आए। पंचायती राज को अधिक महत्व दिया गया, स्थानीय स्वशासन को ज्यादा महत्व दिया गया, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और बड़े लोगों का इंटरफेयर ना हो सके उस राज्य के कार्यों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायक शक्तियों और अधिकारों का वर्णन करें। ये प्रश्न हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। छोटे प्रश्नों में हमने किया था कि कितनी अनुसूचियां, और आज भी मैंने थोड़ा सा बताया, फिर दोबारा से कर लेते हैं। ये तीनों प्रश्न मेरे ख्याल में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपने पूरा ध्यान देना है। तो जो तीसरा प्रश्न आपका केंद्रीय निम्नलिखित शक्ति और अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में आती है, ये शक्तियां केंद्र सरकार यूज कर सकती है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में, जैसे रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये जो रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, इनके अलावा 97 ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला लेती है, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। दूसरा राज्य सूची कौन सी है? राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। इसके अलावा ये है जिस प्रकार की है वो वास्तु विषय ऐसे हैं जिस पर सिर्फ राज्य सरकार का ही फैसला, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राज्य सरकार का ही के अधीन आती है। और कुछ विषय ऐसे हैं जो 52 विषय ऐसे हैं जिसमें शिक्षा आती है, वन आते हैं, मजदूर संघ आते हैं, विवाह आती है, गोद ऋण आता है, उत्तराधिकार है। इन विषयों पर, 100 विषयों पर कौन लेता है?
दोनों ही मिले जुले रूप से मिले इन विषयों को जहां जरूरत पड़ती है पूरे देश के लिए तो संघ केंद्र सरकार उस पर अपना अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, और यदि वह एक राज्य तक की सीमित बात है तो उस पर राज्य सरकार लेती है। यानी 52 विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही अपने दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, दोनों इन विषयों पर अपना अधिकार जमाते हैं, अपने फैसला अपने अधिकार में शक्तियों में या कार्य करने में सक्षम है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी। पार्ट नंबर 3 में मैंने 3 प्रश्न कराए, तीनों प्रश्न आपने अच्छे से याद करने हैं, करके परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करनी है। आप लोगों का कक्षा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।